जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने तत्सम शब्दों की 10 कंडीशन ऑलरेडी कंप्लीट की थी। उसके आगे की कुछ और कंडीशन है तत्सम शब्दों की, उस पे भी चर्चा करते हैं। तत्सम शब्दों की पहचान 10 कंडीशन हो गई। आज हमें जो करना है संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द। जो संस्कृत के हम उपसर्ग प्रयोग करते हैं वो 22 उपसर्ग होते हैं। अगर उन 22 संस्कृत के उपसर्ग से कोई शब्द बना है तो वो भी तत्सम कहलाएगा। उन 22 उपसर्गों में हम आ का प्रयोग करते हैं, औ का प्रयोग करते हैं, अप का प्रयोग करते हैं, अभी का प्रयोग करते हैं और अधि का प्रयोग करते हैं, पर का प्रयोग करते हैं, परति का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम परी का प्रयोग करते हैं, परा का प्रयोग करते हैं, तू का प्रयोग करते हैं, कु का भी उपसर्ग के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा निर, नि, निर, निस, इन तमाम शब्दांशों का हम प्रयोग कर रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग के रूप में। अगर आपको इनमें से कोई भी शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है तो वो जो शब्द बनेगा वो तत्सम ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्सम ही कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना। इन 22 में से मैंने कुछ आपके सामने, ताकि आपकी मेमोरी में एक बार चीजें दोबारा से वापिस आए, इसीलिए मैंने लिखे। क्योंकि इससे पहले जो मैंने टॉपिक आपको कराया था वो उपसर्ग और प्रत्यय ही कराए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तत्सम शब्दों की 10 जो कंडीशन है वो ऑलरेडी हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और साथ के साथ आगे कुछ और कंडीशन है जिनके आधार पे हम तत्सम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। मेन टॉपिक इससे पहली क्लास में जो चला था वो थे शब्द के भेद, और शब्द के भेद उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पे थे 5। उनमें से एक तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। तो हमने तत्सम शुरू किया था, उसी को टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जिस भाषा का उपसर्ग होगा दोस्तों उसी भाषा का शब्द होगा। अगर कोई शब्द इस संस्कृत के उपसर्ग से मिलकर बना है, यदि किसी शब्द में संस्कृत का उपसर्ग लगा है तो वो पूरा का पूरा शब्द भी तत्सम ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूरा का पूरा शब्द वो तत्सम ही कहलाएगा। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया आ जन्म शब्द, तो ये आ जन्म तत्सम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आ संस्कृत का उपसर्ग लगा है। मैंने यहाँ ले लिया अवसान, तो इसमें प्यारे दोस्तों ये अव है संस्कृत का उपसर्ग। ऐसे ही यहाँ पे मैंने लिया अपमान, तो इसमें अप संस्कृत का उपसर्ग है। यहाँ मैंने लिया अभ्युदय, अभ्युदय में अभी संस्कृत का उपसर्ग लगा है। यहाँ मैंने ले लिया अधिकार, तो ये संस्कृत का उपसर्ग है। यहाँ शब्द ले लिया मैंने प्रकाश, ये संस्कृत का उपसर्ग है अधि, पर और अभी। इसी वजह से सारे के सारे जो भी मैंने यहाँ लिखे ये सारे के सारे क्या है? तत्सम हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ शब्द लिया प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष में प्रति संस्कृत का उपसर्ग लगा है। ऐसे ही प्यारे दोस्तों मैंने यहाँ शब्द लिया पर्यावरण, तो ये जो पर्यावरण है ये भी तत्सम शब्द है। यहाँ पे दूसरा शब्द ले लिया मैंने पराक्रम, ये तत्सम शब्द होगा। यहाँ दूसरा शब्द लिया मैंने सुपुत्र, इसके बाद में यहाँ एक और शब्द लिया मैंने कुपुत्र,
इसके बाद यहाँ एक शब्द लिया मैंने निर्धन, ये क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। और दूसरा शब्द ले लिया मैंने दुर्दशा, ये भी क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। ऐसा क्यों? आपको ये जरूरी नहीं है आप इनको केवल तत्सम शब्दों के आधार पर ही पहचानो। ये सारे के सारे संस्कृत के उपसर्ग से मिलके बने हैं। इनमें जो आगे शब्दांश लगा है वो उपसर्ग है, और वो उपसर्ग है संस्कृत का, और संस्कृत के उपसर्ग से मिलकर बनने वाले सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। इस वजह से आप जरूरी नहीं है आप इन्हीं को पहचानो। मान के चलो आपको उपसर्ग की नॉलेज नहीं है तो आप वे बाकी कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो जो इससे पहली क्लास में 10 कंडीशन तत्सम शब्दों की पहचान की मैंने आपको बताई। इसमें यहाँ आधा व्यंजन लगा हुआ है, आधे व्यंजन वाले तत्सम है। यहाँ पे ये प्राचीन शब्द है जिसका हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग नहीं करते। यहाँ प्यारे दोस्तों ये अपशब्दांश है संस्कृत का, इससे पहचान सकते हो। मान तत्सम शब्द है। अभ्युदय में आधा व्यंजन आया है। अधिकार में अधि उपसर्ग है, कर क्रिया है, आर प्रत्यय, इसमें भी आधा है, आधा पे आया है इसके अंदर, इसलिए तत्सम है। इसमें आधा पे भी आया है, आधा तय भी आया, इसलिए तत्सम। संयुक्त व्यंजन आया इसलिए तत्सम। तैरने वाला रे आया है इसलिए तत्सम। अंत में न आया है इसलिए तत्सम, क्योंकि आपको ये दोनों कंडीशन बताई है कि जहाँ ये तैरने वाला रेप वाला रे आ जाता है वे सारे दुनिया के सब तत्सम होते हैं। जिस शब्द का अंतिम वर्ण नया होता है वे सारे तत्सम होते हैं। इसमें परि उपसर्ग लगा है इसीलिए भी ये तत्सम है। प्राकर्म में कै क्या है? आधा है, इसलिए तत्सम है। परा उपसर्ग संस्कृत का है। कुपुत्र में प्यारे दोस्तों सुपुत्र में यहाँ पे क्या है? संयुक्त व्यंजन आया है, संयुक्त व्यंजन वाले तत्सम। इसमें ये आधा रे आया तत्सम, इसमें आधा रे आया तत्सम। तो मैं ये यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि केवल उपसर्ग से ही तत्सम शब्दों को आप पहचानो, ये जरूरी नहीं है। उनपे दूसरी कंडीशन भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसमें आधा व्यंजन था, इसमें संयुक्त व्यंजन था, वहां से भी चीजों को पहचान सकते हो। अगर ये 11वीं कंडीशन आपको समझ में आ गई है तो प्लीज सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर आगे की चीज हम पढ़ते। तत्सम शब्दों को एक नए ढंग से, एक नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि ये करोड़ों शब्द है जिनको हमें पहचानना होता है। कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है, दिए गए विकल्प में कौन से विकल्प में सारे के सारे तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, किस में तद्भव का प्रयोग हुआ है, किस में तत्सम और तद्भव दोनों का प्रयोग हुआ है। सारे के सारे इसी तरीके के यहाँ पे जो कंडीशन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? अब दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है दोस्तों, और दूसरा क्या पूछेगा आपसे? कंडीशन देगा, एक शब्द दे दिया और इस शब्द में दे दिया यहाँ पे अग्नि शब्द। अब इससे 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 और 1 4। इसमें से पूछ लेगा अग्नि का तद्भव बताइए इनमें से कौन सा है। तो यहाँ अग्नि का तद्भव क्या हो गया? 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन क्या होगा? आग। तो आग क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। फिर यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको दे देगा सूरज, और सूरज दे के पूछ लेगा यहाँ 1 2 3 और 1 4 ऑप्शन दे के कि सूरज का तत्सम बताइए क्या होगा। एक ऑप्शन में सूर्य होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? सूर्य हो गया। यानी कि तत्सम दे के तद्भव और तद्भव दे के तत्सम पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन क्या देगा? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए क्या है। तत्सम शब्द बताइए क्या है? तत्सम शब्द 4 ऑप्शन देगा, 1 2 3 4। अब इसमें 4 ऑप्शन में प्यारे दोस्तों किसी एक में प्रयोग करेगा। अब मान के चलो यहाँ पे प्यारे दोस्तों एक में प्रयोग किया गया है तौलिया, इसके बाद यहाँ पे प्रयोग किया गया है अलमारी, और एक में प्रयोग किया गया है रात्रि, और एक में प्रयोग किया गया है ऊंट। और ये 4 ऑप्शन दे के आपसे पूछ रहा है कि तत्सम शब्द बताइए इनमें कौन सा तत्सम शब्द होगा। हाँ, तो समास की वो डेमो क्लास दी थी, आपको समास कराएंगे। ठीक है, डेमो का मतलब क्या है? दिक्कत आपको यही है, पढ़ने से पहले कैसे हमें पढ़ना होगा, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या है टॉपिक का सीक्वेंस। समस्या यही है आपके सामने। तत्सम पढ़ा रहे हैं, अब आपका ध्यान समास पे चला गया, तो इसका मतलब आप 2021-22 की तैयारी कर ही नहीं रहे हो। आप तैयारी किसकी कर रहे हो? 2024 की। यहाँ जब तत्सम चल रहा है तो तत्सम पे फोकस करो, बाकी चीज छोड़ दो। अरे अभी तो बैच प्यारे दोस्तों आपका स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है, अभी तो लंबा इसमें हम
बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखेंगे, बहुत सारी क्लासें होगी। और कोशिश किया करो जब भी मेरी क्लास अटेंड करो तो कम से कम 1 से 2 बार वो पहली क्लास सुनो, जिसमें मैं सिलेबस डिस्कशन करता हूँ, बताता हूँ मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। तो समाज की जो 2-3 वीडियो डली है वो डेमो के रूप में डली है, ताकि आप अपनी संतुष्टि कर पाओ। ठीक है, हालांकि बच्चों की संतुष्टि कभी होती नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। तो वो डेमो क्लास है, उसमें समाज का कोई टॉपिक कंप्लीट थोड़ा ही करवाया है। तो डेमो में क्या होता है, टीचर वो पढ़ा देगा आपको जो उसको अच्छे से आता है। ठीक, आप खुश हो जाओगे, बैच खरीद लोगे। लेकिन हमने तो ये कहा है कि यूट्यूब पे जाइए और वहां पे बहुत सारे, मैंने ऑलरेडी डाला है, हिंदी बाई अरुण सर जो यूट्यूब चैनल है उस पे बहुत सारी वीडियो है, आप वहां से भी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या होता है, जब तक डेमो ना दे तो बच्चा क्या करता है, टीचर का सबसे पहले, भारत में ही एक ऐसी परंपरा चली आ रही है कि बच्चा जो कुछ नहीं जानता है वो सबसे पहले डेमो लेके देखता है कि टीचर को कुछ आता है कि नहीं आता है। और फिर सबसे बड़ी बात, पहले तो उसका इवेल्युएशन कर रहा है टीचर का, कि इसको आता है कि नहीं आता है, और फिर उसी से पढ़ता भी है। जिस आदमी का आप इवेल्युएशन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको डाउट था ना उस पर पहले कि इसको आता है कि नहीं, और फिर उसी पे भरोसा करके आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आप सोच रहे होगी आपके घर में 4200, 4000, 4800 की पे ग्रेड की नौकरी आएगी। ये भारत में ही होता है कमाल, बाकी कहीं डेमो होती ही नहीं है। तो बात यह है कि टीचर के जो तौर तरीके हैं पढ़ाने के, अगर आप उस तरीके से वाकिफ हो तो आपको फायदा होगा ज्यादा। क्योंकि अगर 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास किसी टीचर की ले रहे हो और टीचर जी के जो सबसे बेहतरीन टॉपिक है वही अगर डेमो दे दे वो, तो आप तो खुश होके ले लोगे एडमिशन, बाकी टॉपिक उसको आते ही नहीं है। टीचर अच्छा वो है जिस बैच की जहां से शुरुआत करे उसका लास्ट वाला टॉपिक भी उतना ही बेहतरीन होना चाहिए, और वो पूरा सिलेबस कवर करे, वहां से बनने वाली सारी क्वेश्चन की वेराइटी कराए, और जो पढ़ाए वो पेपर में आए। ये 4 काम टीचर के होते हैं, इसके अलावा कोई काम टीचर का होता ही नहीं है। लेकिन आप क्या है, पहले सूंघोगे टीचर को, उसके टॉपिक को सूंघोगे, सूंघने की आदत है। जैसे कुत्ता जो है ना बहुत सारी चीजों को सूंघता है लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होता है। स्टूडेंट की जो प्रवृत्ति है ना ऐसी हो चुकी है, वो सूंघता है जगह जगह जाके कहां से चीज है, और सूंघने की क्षमता आपके पास इतनी है ही नहीं, इसलिए आप वो पशु की प्रवृत्ति वाला काम कर रहे हो। स्टूडेंट की लाइफ में तो ये कहा है कि कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, और नींद है आपकी प्यारे दोस्तों सांड जैसी। ठीक है, अब मान के चलो सांड लेट गया तो लेट गया, उसके पास से कुछ भी आए, शोर शराबा हो, जब तक अपनी मर्जी नहीं होगी तब तक वो जगेगा नहीं। तो नींद होनी चाहिए थी कुत्ते जैसी, लेकिन कुत्ते जैसी सूंघ की प्रवृत्ति आप में बढ़ गई। स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर स्टूडेंट के गुण होने चाहिए। कई बार तो राजनेता बन जाते हैं, कई बार पुरोधा बन जाते हैं, कई बार विद्वान साहित्यकार बन जाते हैं, और कई बार प्यारे दोस्तों अपने आप को पहले कंप्लीट समझ लेते हैं और फिर इनकम्प्लीट मानकर टीचर से पढ़ते रहते हैं। तो आप ज्यादातर दुविधाओं में जीते हो, और वो दुविधा आपको भटकाती रहती है, और जब तक आप भटकना नहीं छोड़ोगे, ध्यान रखना है, तब तक आपको दिक्कत रहेगी। तो यहां से एक क्वेश्चन क्या पूछा था, अग्नि का तद्भव बताइए क्या है। 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक था आग। यहाँ सूरज का तत्सम शब्द बताइए, तत्सम दे के तद्भव दे के तत्सम पूछ लेगा, तो सूरज का तत्सम क्या हो गया, यहाँ सूर्य। 2 क्वेश्चन हुए। तीसरा निम्नलिखित में है तत्सम शब्द बताइए। 4 शब्द देगा, तौलिया क्या है, अलमारी क्या है, रात्रि क्या है, ऊंट क्या है, उसको चाहिए तत्सम। इसमें आया संयुक्त व्यंजन, और जहां संयुक्त व्यंजन आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। जहां संयुक्त व्यंजन आते हैं वो क्या कहलाए, तत्सम। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया सी। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 क्वेश्चन। इसके अलावा क्या प्रश्न पूछेगा आपसे, इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 विकल्प देगा, 1, 2, 3 और 1 4, और इन चारों में 4 शब्द देगा, और आपसे पूछ लेगा बताइए निम्नलिखित में से किस विकल्प में चारों तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, किस विकल्प में केवल तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, किस विकल्प में केवल तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ 16 शब्द दे दिए, और 16 शब्द में पूरे टॉपिक की नॉलेज चेक कर लेगा।
इसमें मान के चलो सारे के सारे तत्सम है, इसमें सारे के सारे तद्भव है, इसमें तत्सम और तद्भव है, इसमें तत्सम तद्भव देशी और विदेशी सारे मिक्स दे दिए। आपसे क्या पूछे, केवल तत्सम वाला विकल्प बताइए, केवल तद्भव वाला विकल्प बताइए, जिसमें तत्सम है तद्भव दोनों का प्रयोग है वो विकल्प बताइए, जिसमें तत्सम तद्भव देशी विदेशी का प्रयोग है वो विकल्प बताइए। एक ही क्वेश्चन से पूरे टॉपिक की नॉलेज चेक कर लिया। तो ये चौथा क्वेश्चन है। ये पांचवा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, तत्सम और तद्भव का जोड़ा देगा। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव शब्द युग, तत्सम युग्म कहते हैं जोड़े को। तत्सम तद्भव शब्द युग्म की दृष्टि से बताइए कौन सा सही है। 4 ऑप्शन देगा, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे इस तरीके से 2 शब्द देगा। वो कह रहा है तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही शब्द युग्म बताइए। एक तरफ तत्सम होगा तो दूसरी तरफ तद्भव। अब मान के चलो एक शब्द दे दिया यहाँ कार्य और दूसरे में दे दिया यहाँ काज, तो ये तत्सम और तद्भव का जोड़ा हो गया, राइट आंसर। क्लियर। तो बाकी में हो सकता है दोनों के दोनों तत्सम हो, दोनों के दोनों तद्भव हो, या फिर विदेशी हो। तो तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही विकल्प बताइए। तो तत्सम जब पहले है तो पहला तत्सम होना चाहिए, तद्भव बाद में है तो बाद वाला तद्भव होना चाहिए। तो यहाँ तत्सम और तद्भव का ये जोड़ा हो गया, युग्म हो गया। ऐसे पूछ सकता है आपसे कौन सा तत्सम व तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव का शब्द युग्म नहीं है। तो 3 तत्सम और तद्भव का दे देगा, इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया, लेकिन इसमें दे देगा अलग। इसमें तत्सम के सामने तत्सम, तद्भव के सामने तद्भव दे देगा, तो राइट आंसर फिर ये हो जाएगा। तो ये 5 तरह के यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन की वैरायटी समझ में आ गई है। तो फिर 12वीं कंडीशन की तरफ को आगे बढ़िए। 12वीं कंडीशन क्या कह रही है, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द तत्सम कहलाएंगे। अब संस्कृत के प्रत्यय कौन से होते हैं, जैसे संस्कृत का प्रत्यय होता है तुमुन प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, कथ प्रत्यय, कत्वता प्रत्यय, लयप प्रत्यय, अर्थ प्रत्यय, सानस प्रत्यय, एनीथिंग। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रत्यय होते हैं। तो ये जो शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। अगर कोई शब्द संस्कृत के प्रत्यय से मिलके बना है तो वो भी क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। जैसे यहां अगर मैं प्रयोग करूं प्यारे दोस्तों, कथितुम, तो तत्सम हो गया। यहां पठनीय, तत्सम हो गया। यहां क्रीडित, तत्सम हो गया। यहां लिखित्वा, तत्सम हो गया। विज्ञाय, तत्सम हो गया। पठन, तत्सम हो गया। बुद्धिमान, तत्सम हो गया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर हम कैसे पहचानेंगे। इसमें जो एक कथ है ये संस्कृत की क्रिया है, इसमें पट है संस्कृत की क्रिया, इसमें किरण है संस्कृत की क्रिया, इसमें लिख है संस्कृत की क्रिया, इसमें ज्ञा संस्कृत की क्रिया, इसमें पट संस्कृत की क्रिया, और इसमें जो बुध है वो संस्कृत की क्रिया है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो प्यारे दोस्तों, ये जो हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, आपको बताया गया है प्रत्यय पढ़ाते समय कि हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं में प्रत्यय का प्रयोग करके उनसे नए शब्द बना लेते हैं।
तो यहां मैंने जानबूझ के न संज्ञा में प्रयोग किया, न सर्वनाम में, न विशेषण में, बल्कि क्रियाओं में प्रयोग किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कथितुम है, इस कथितुम कत संस्कृत की क्रिया है जिसका अर्थ होता है कहना। यहाँ पट संस्कृत की क्रिया जिसका अर्थ होता है पढ़ना। यहाँ क्रीड संस्कृत की क्रिया जिसका अर्थ होता है खेलना। यहाँ लिख संस्कृत की क्रिया जिसका अर्थ होता है लिखना। यहाँ ज्ञा संस्कृत की क्रिया जिसका अर्थ होता है जानना। पट पढ़ना और बुध ग्रहण करना या प्यार दोस्तों जानना। तो ये जो यहाँ पर क्रियाएं हमने प्रयोग की, संस्कृत की प्रयोग की, इससे भी पहचान सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं इनमें सब में क्या लगा है तुमुन, क्योंकि इस वाले तुमुन का तुम शेष बचता है, इसका अन्य शेष बचता है, इसका तय शेष बचता है, इसका त्व शेष बचता है प्यार दोस्तों, इसका यह शेष बचता है, इसका प्यार दोस्तों यहाँ पे न शेष बचता है और इसका यहाँ पे मान शेष बचता है। तो जिस शब्द के अंत में तुम आ जाए, अन्य आ जाए, तय आ जाए, त्वा आ जाए, यह आ जाए, पहले विसर्ग लगा हो, वहां लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऐसे प्यार दोस्तों यहाँ न है, हलंत लगा, इससे पहचान सकते हो आप। यहाँ पे प्यार दोस्तों ये आधा है, इससे पहचान सकते हो। इन सब में संस्कृत की क्रिया लगी है। तो जिसकी क्रिया होगी, जिस भाषा का वर्ब हम प्रयोग करेंगे, उसी से क्या बनता है, हमारा शब्द बनता है। तो यहाँ दूसरी कंडीशन हमें क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, दूसरी कंडीशन ये है, 13वीं कंडीशन, संस्कृत की क्रियाओं से बने शब्द। संस्कृत की क्रिया से, संस्कृत की क्रिया को क्या कहते हैं, धातु। क्रियाधार धातु से बने शब्द भी संस्कृत के होते हैं, तत्सम होते हैं। अब यहां से जो भी हमारे सारे के सारे शब्द हैं, आप इनको भी ले सकते हैं, इनके अलावा यहाँ दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ ये जितने भी शब्द है, एग्जाम्पल दोनों कंडीशन के यही है। ये तो आप ये कहोगे इनमें यहाँ पे संस्कृत के प्रत्यय लगे हैं, इसी वजह से तत्सम है। या फिर आप ये कहो इनमें सब में संस्कृत की क्रिया अर्थात धातु का प्रयोग हुआ है, वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी का होगा। जब यहाँ वर्ब संस्कृत की है, यहाँ कथ है, पट है, तो यहाँ वर्ब का किसका प्रयोग किया गया, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया गया कथ का, यहाँ पे पट का, यहाँ पे क्रीड का, यहाँ पे लिख का, यहाँ पे ज्ञा का, यहाँ पे पट का, यहाँ पे बुध का। अब मान के चलो वर्ब प्यारे दोस्तों, जैसे हमने यहाँ क्रीड शब्द प्रयोग किया, तो ये वाला जो क्रीड है संस्कृत में इसको खेलना कहते हैं, हिंदी में क्या है खेल है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको प्ले कहते हैं। अब इससे कोई भी शब्द बनेगा, क्रीडिति शब्द बनाया तो संस्कृत का बना। इससे प्यारे दोस्तों खिलाड़ी शब्द बनेगा, खिलाड़ी वो तो हिंदी का बनेगा, और इससे हम प्लेयर शब्द बनाएंगे वो अंग्रेजी का बनेगा। अब इसमें जब क्रिया प्यारे दोस्तों संस्कृत की है तो ये शब्द भी तत्सम होगा, इसमें क्रिया जब हिंदी की है तो ये शब्द तद्भव हिंदी का होगा, और इसमें क्रिया जब अंग्रेजी की है तो ये शब्द विदेशी भाषा अर्थात अंग्रेजी का होगा। तो वर्ब जिसकी है शब्द भी उसी का होगा। तो यहाँ क्रीड खेलना, यहाँ हिंदी की क्रिया, यहाँ प्ले किसकी क्रिया है, अंग्रेजी की, इसलिए शब्द भी अंग्रेजी का है। हिंदी की क्रिया से बना है शब्द हिंदी का तद्भव है, संस्कृत की क्रिया से बना है शब्द संस्कृत का तत्सम है। तो यहाँ पे वही चीज हमने कही कि संस्कृत की क्रिया धातु से बने शब्द भी, इनमें सब में संस्कृत की क्रिया धातु का प्रयोग हुआ तत्सम है। और दूसरा आप कैसे पहचान सकते हो, एक तरीका आपको और भी बताया जा चुका है। क्या तरीका, यहाँ हलंत लगा हुआ है, और हलंत वाले क्या होते हैं, सारे तत्सम होते हैं। आधे व्यंजन वाले क्या है, तत्सम है। यहाँ संस्कृत की क्रिया है, तत्सम कहलाया। अनियर प्रत्यय लगा, तत्सम कहलाया। क्रीड संस्कृत की क्रिया है, तत्सम कहलाया। यहाँ लिख संस्कृत की क्रिया है, तत्सम कहलाया। आधे व्यंजन का प्रयोग है, तत्सम कहलाया। वी उपसर्ग है किसका, संस्कृत का, जिससे क्या बनता है, विशुद्ध बनता है, विन्यास बनता है। तो यहाँ ये वी क्या है, संस्कृत का उपसर्ग है। जब संस्कृत का उपसर्ग है तो ये तत्सम शब्द है। ज्ञा क्या है, संस्कृत की क्रिया, तो तत्सम कहलाया। इसमें किसका प्रयोग हुआ, लैप प्रत्यय का प्रयोग। लैप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, जब किसी शब्द के अंत में यह और पहले कोई उपसर्ग लगा हो, तो क्या है, तत्सम है। इसके बाद यहाँ क्या है, ये आधा है, तत्सम है। यहाँ ये दे क्या है, आधा है, तत्सम है। तो आप जरूरी नहीं है केवल एक ही कंडीशन अप्लाई करो, दूसरी कंडीशन से भी इन सब को आप पहचान सकते हो। तो यहाँ संस्कृत के प्रत्यय और संस्कृत की क्रिया से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे दोस्तों, तत्सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। इसके बाद
क्लिष्ट, कठिन, जटिल, वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द, यानी कि जिन शब्दों का उच्चारण करना कठिन हो, जिन शब्दों की आपको वर्तनी ना पता हो, तो प्यारे दोस्तों वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो तत्सम कहलाते हैं। अब आपको ये बताना है, यहाँ एक शब्द है हमारा 3 4 5 6 और एक 7, एक शब्द है सुसुरसा, दूसरा है उज्ज्वल। इनमें शुद्ध वर्तनी बतानी है, सही शब्द कौन सा लिखा है? सुसुरसा, उज्ज्वल, आशीर्वाद, सुश्रुत, अंताक्षरी, सन्मार्ग, गुरु उपदेश, दुरुपयोग, गंगा, अनधिकार, चलो जी, ये 13 शब्द आपके सामने हैं। आपको एक पंत 3 काज करवा रहे हैं। एक तो आपके यहाँ एक क्वेश्चन आता है, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी है? शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी और अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? आपको इनमें से बताना है कि कौन सी वर्तनी इनमें से प्यारे दोस्तों अशुद्ध है, कौन कौन सी वर्तनी इसमें अशुद्ध है, अर्थात गलत वर्तनी इसमें लिखी गई है। अशुद्ध वर्तनी का मतलब गलत शब्द लिखा गया। मैंने यहाँ कंडीशन जो बनाई वो कंडीशन ये है हमारी 14वीं, कि जो क्लिष्ट शब्द होते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं, जटिल शब्द होते हैं, जिनकी आप सही तरीके से वर्तनी ना बता पाओ कि कौन सी सही होगी, और प्यारे दोस्तों जिनका आप उच्चारण सही से ना कर पाओ, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्योंकि तद्भव जो शब्द होते हैं बड़े सरल होते हैं, सुगम होते हैं, बड़े ही आसान शब्द होते हैं। तो जो सरल है, सुगम है, आसान शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों हमारे? वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक शब्द ले लिया यहाँ क्षेत्र, तो ये तत्सम कहलाएगा, लेकिन इसका बेहद आसान रूप क्या है? खेत है। तो इसका मतलब जो जटिल है, जो कठिन है, वे तत्सम होते हैं। जो क्लिष्ट है वो तत्सम होते हैं। जिनको लिखने में दिक्कत है, जिनको उच्चारण करने में भी दिक्कत है, क्योंकि हम आज तक ये सही उच्चारण कर ही नहीं पाए कि ये वास्तव में बोला कैसे जाएगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में आपको दिक्कत महसूस करो, जिन वर्णों की वर्तनी बताने में आप दिक्कत महसूस करो, तो वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो आसान है, सरल है, सुगम है,
वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आपको ये बताना है कि यहाँ मैंने जितने भी ये शब्द लिखे हैं इनमें से कौन सी वर्तनी गलत है, कौन सी वर्तनी इसमें गलत है, ये आपको बताना है जी। सबका आंसर आना चाहिए, यानी आपको 1 2 3 4 ही टाइप करने, इसलिए तो मैंने ये लिखा है 1 2 3 4 5 ये टाइप करना है, आपको शब्द नहीं लिखना है। 13 शब्द दे दिए मैंने, 13 शब्द में से आपको बताना है कि गलत वर्तनी कौन सी। जब तक सबका आंसर नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जो एक बार आंसर दे चुके हैं मैं देख रहा हूं वो दोबारा ना दे, हाँ वो दोबारा ढंग से सोचे, क्योंकि अब तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। जी जी, सबको आंसर देना है। आप कोशिश करो, आप गलती करो, हमारा काम सिखाने का है। जितनी ज्यादा गलती करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। एक साइकोलॉजिस्ट थे थॉर्नडाइक, उनका मानना यह था कि स्टूडेंट, बच्चे सब जो है, इंसान भी गलती करके ज्यादा सीखते हैं, और जब आप गलती नहीं करोगे तो फिर सीखोगे क्या खाक। तो इसलिए जब पूछा जा रहा है तो गलती करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो गलती आप यहाँ कर दोगे वो पेपर में नहीं होगी। अगर यहाँ आपने गलती नहीं की तो आप पेपर में गलती 100% करके आओगे। क्लियर? चलो जी, तो आपको ये ध्यान रखना है। वेरी गुड जी जी, अब मैं अपनी बारी, ठीक, आप में से करीब करीब अगर मैं बात करूं 4000 के आसपास बच्चे इन्वॉल्व है बैच में। अब इनमें से 1722 बच्चे अभी लाइव है, 1726 हो गए, ठीक है। तो इनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने यहां आंसर सही दे दिया हो, जबकि ये सारी चीज आप एक बार नहीं 5 से 10 बार ये सारे शब्द आप पढ़ चुके हो, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 50 बार ये आ चुके हैं सामने। इनमें से केवल और केवल, प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, इनमें यहाँ एक ही शब्द गलत है, और वो शब्द है यहाँ 6, सन्मार्ग। सन्मार्ग की जो सही वर्तनी होती है वो होती है, प्यारे दोस्तों, ये आप न के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते, बाकी सारे के सारे सही है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि यहां जो ये सन्मार्ग है, आप इसके स्थान पर यहां अनुस्वार का प्रयोग नहीं करोगे, बल्कि न का न ही रहेगा। दोबारा से फिर बता देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। ये एक शब्द था जो इसमें मैंने जानबूझ के गलत लिखा है, बाकी और किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो ध्यान से क्या है, ठीक है। यहाँ पे चीजें इसमें, प्यारे दोस्तों, जो सुसुरसा है इस वाले में छोटा ऊ आता है, इसमें आता है बड़ा ऊ। सुसुरसा का मतलब होता है बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, रोगियों की सेवा करना, वो क्या कहलाता है? सुसुरसा कहलाता है। तो यहाँ पे छोटा ऊ और इसमें क्या आएगा? बड़ा ऊ। तो ये वर्तनी सही होगी। उज्जवल में दोनों जो है आधे होते हैं। अगर आप इस वाले उज्जवल को लिखते हो तो इस ज्वल का कोई अर्थ नहीं है, इस ज्वल का कोई मीनिंग नहीं है। वहां ज्वल है, ज्वल मतलब होता है प्रकाश। क्लियर? तो यहाँ ये वाला जय कहां से आया है? ये उत से आया है। ये जो शब्द बने हैं प्यारे दोस्तों आपके यहाँ जो ये बने हैं, ये बने हैं उत और ज्वल से मिलके। आधे तय के स्थान पर आधे जय आया। क्यों? क्योंकि यदि तय के बाद में जय है तो प्यारे दोस्तों ये वाला तय भी इस वाले जय में बदल जाता है। क्लियर? तो यहाँ आधे तय के स्थान पर क्या हो गया? आधा जय। व्यंजन संधि में ये नियम है प्यारे दोस्तों, उसके अंदर भी आपको एक कंडीशन बताएंगे, ये भी सही है। आशीर्वाद में आप गलती क्या करते हो? यहाँ रह देते हो, तो ये आरसीवाद बन जाएगा, जबकि आशीर्वाद होता है, इसमें यहाँ पे ही रह आता है, इसलिए ये सही है। सुश्रुत में ध्यान रखना है, दोनों ऊ छोटे होते हैं, इस वाले सु में भी और इसमें भी। श्रुत मतलब सुनना, और सु का मतलब अच्छी प्रकार, भली भांति, सही ढंग से। तो सही ढंग से सुनना ही सुश्रुत कहलाता है। तो ये राइट है। अंत्याक्षरी में आधा न और आधा तय आता है, ये भी राइट है। यहाँ ये वाला गलत था। गुरु उपदेश में ध्यान ये रखना है, जो गलती आप लोग करते हो, गुरु का छोटा ऊ और उपदेश का छोटा ऊ दोनों मिलके बड़ा ऊ बनता है। यहाँ से छोटा ऊ लिया, यहाँ से क्या लिया प्यारे दोस्तों? हमने यहाँ पे ले लिया छोटा ऊ, और दोनों मिलके क्या बन गए? बड़ा ऊ। और जब बड़ा बना तो इसीलिए यहाँ ये बड़ा ऊ आएगा। छोटे ऊ और बड़े ऊ में अंतर क्या है? अगर यहाँ ये लगा है तो इसका मतलब बड़ा ऊ है, अगर यहाँ ये है तो इसका मतलब क्या है? छोटा ऊ है।
ये जो घुंडी मुड़ी हुई है यही बताती है हमें कि ये बड़े ऊ है। तो जब गुरु में छोटा ऊ आता है, उपदेश में छोटा ऊ, दोनों मिलाएंगे तो बड़ा ऊ, तो इसीलिए वो भी क्या है, बिल्कुल सही वर्तनी है। दुरुपयोग में आपको ये जो शब्द बना है ये दूर और उपयोग से मिलके बना है। यहां से जब हम रे लेंगे आधा, इधर से आएगा ऊ, तो ये रू बनेगा। इसमें छोटा ऊ आता है, इसमें आप यहाँ घुंडी नहीं मोड़ सकते। तो ये भी दुरुपयोग सही लिखा हुआ था, इसमें यही आएगा, बड़ा ऊ नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बड़ा ऊ नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया दुरुपयोग। क्लियर, ये भी सही है। गंगा शुद्ध वर्तनी यही है। अगर ये ऑप्शन में दे दे और ये दे दे तब भी वर्तनी शुद्ध यही मानी जाएगी, क्योंकि ये जो अनुस्वार है ये यहाँ पे एक कै वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है उसके स्थान पे आया, इसलिए ये भी वर्तनी सही है। अनधिकार, अनधिकार जो शब्द बनता है वो अन और अधिकार को मिला के बनता है। तो अन का मतलब होता है मना करना, रोकना। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों जब ये न आया आधा और इधर से हमने ए लिया तो ये पूरा न बन गया। आप क्या करते हो, अनाधिकार करते हो। तो अनाधिकार जो होता है वो जो झंडा आता है यहाँ वो गलत हो गया, शब्द अनधिकारी ही होता है, ये बिल्कुल सही है। अनाधिकार नहीं होता है, क्योंकि अन उपसर्ग लग के बना है। ये ना कहां से ले आओगे आप, जब अधिकार में ए है, अधिकार में तो ए है ना, आ नहीं है, तो इसलिए ये न ही बनता है। प्रभुत्व में प्यारे दोस्तों सारी चीजें सही है। ये प्रभु जो शब्द बना है छोटा ऊ रहेगा, तो ये ठीक है। भानु उदय में बड़ा ऊ आएगा, भानु का छोटा ऊ, उदय का छोटा ऊ, दोनों मिलके बड़ा ऊ बन गए। संसर्ग में हम प्यारे दोस्तों यहाँ अनुस्वार का प्रयोग करते हैं न के स्थान पे संसर्ग। क्या बोल रहे हैं, सन, और इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, सर्ग। इसका कोई अर्थ होता नहीं है, किस में बदल जाएगा, ये मैं में बदल गया, सम सर्ग। अब ये वाला मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। ये नियम है, जो 5 अनुनासिक वर्ण हैं वो आपस में बदलते हैं और उनके स्थान पर अनुस्वार चिन्ह भी हो जाता है। लेकिन आप सन मार्ग में प्यारे दोस्तों यहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें केवल एक ही गलत था और वो था केवल और केवल 6, बाकी सारे के सारे क्या थे, सही। और आप में से किसी भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया, बाकी 2-3 बच्चों के आंसर आए थे, वो भी बाद में आए थे। जब मैंने आंसर दे दिया उसके बाद बोले कि सर 6 सही है। क्लियर, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो गंगा में हम जो ये अनुस्वार प्रयोग कर रहे हैं ना, गंगा में ये वाला जो अनुस्वार प्रयोग कर रहे हैं, अगर मैं इसको हटा दूं तो आप इसको क्या बोलोगे, गगा। तो गगा शब्द होता नहीं है, गंगा होता है। तो ये जो अनुस्वार आया इसका मतलब किस वर्ण के स्थान पे आया, कै वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, कौन सा है कै वर्ग का अंतिम वर्ण, ये वाला, इसके स्थान पे आया। तो हम वहां गंगा को अनुस्वार के रूप में ना लिख के किस में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। इसीलिए जब तक ऑप्शन में ये है तब तक ये राइट आंसर है, और जब ऑप्शन में ये ना दे तब ये है। क्यों, क्योंकि ये है तत्सम शब्द और ये है अर्ध तत्सम शब्द। ये क्या है, अर्ध तत्सम, ये क्या है, तत्सम। संसर्ग भी सही है, संसर्ग को आप यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका न का, आधे न का किस में परिवर्तन हो जाता है, अनुस्वार में। कैसे, पहले न मैं में बदलता है और फिर मैं अनुस्वार में बदलता है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। जब दोनों विकल्प में देगा तो वो कहेगा ए और बी दोनों, अदरवाइज दोनों देगा ही नहीं, दोनों दे के एक को पूछेगा वो, इसीलिए उसी के आधार पे करना है। तो यहाँ ये सारे के सारे क्या थे, तत्सम शब्द थे। जितने भी मैंने यहाँ लिखे सब क्या थे, तत्सम शब्द थे। 1 पॉइंट। दूसरा ये शुद्ध वर्तनी थी, केवल 6 को छोड़ के, दूसरा पॉइंट। तीसरा ये तत्सम क्यों थे, क्योंकि आपके लिए क्लिष्ट थे, कठिन थे, जटिल थे। 1700 प्यारे दोस्तों 26 बच्चों में से किसी भी बच्चे ने राइट आंसर नहीं दिया था। इसीलिए कह रहा हूं कि लॉजिकली हिंदी पूछी जाती है, पूरा ढंग से समझना है। उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको अपने जीवन में आप 15 बार ना लिख चुके हो, 50 बार ना पढ़ चुके हो और 100 बार ना देख चुके हो। सारे अपने 20-22 साल की एज में इन सबको आप 100 बार देख चुके हैं, शब्दों को अपनी नजरों के से। लेकिन उसके बावजूद भी आप गलती करते क्यों, लॉजिक नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, बस आपको पढ़ना है। पढ़ते तो लोग न्यूज़पेपर भी है, लेकिन वो उस पर्पज से नहीं पढ़ते कि हमें कोई एग्जाम देना है। एक स्टूडेंट जो न्यूज़पेपर पढ़ता है उसमें वो आपके काम की चीज लेगा और चीजों को प्यारे दोस्तों ढंग से लॉजिकली वहां से थॉट को, विचार को ग्रहण करेगा। और एक रिटायर पर्सन आदमी
अपने मनोरंजन के लिए, चीजों से अवगत होने के लिए पढ़ता है। तो पढ़ते समय आपकी मनसा क्या है? आप इसलिए पढ़ रहे हो कि मुझे ये पूरा करना है, चलो ये आता है पेपर में, सिलेबस का हिस्सा है, उससे काम नहीं चलेगा। उन तमाम लॉजिक का आपको पता होना चाहिए। इसीलिए प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है, जब भी पढ़ो ढंग से पढ़ो। अब जरूरी नहीं है कि आप यही कंडीशन अप्लाई करो, क्लिष्ट कठिन जटिल। आप ये भी तो कह सकते हो कि इसमें संयुक्त व्यंजन आया तत्समय, इसमें आधा व्यंजन आया तत्समय, इसमें उत उपसर्ग आया है संस्कृत का तत्समय, इसमें यहाँ आधा आया तत्समय, इसमें संयुक्त व्यंजन है तत्समय, सुसंस्कृत का उपसर्ग है इसलिए तत्समय, इसमें यहाँ 2 आधे व्यंजन आए तत्समय, संयुक्त व्यंजन आया तत्समय, इसमें यहाँ संस्कृत का उपसर्ग आया सम तत्समय, अनुस्वार लगा तत्समय, यहाँ तैरने वाला रह आया इसलिए तत्समय। गुरु उपदेश में यहाँ संधि हो रही है और संधि वाले सारे शब्द क्या बताए थे? तत्सम। गुरु और उपदेश, यहाँ पे दुरुपयोग में संधि हो रही है, दुर और उपयोग। ठीक है, यहाँ पे गंगा में क्या है प्यारे दोस्तों? संयुक्त व्यंजन है, एक व्यंजन ये और एक ये, 2 व्यंजन एक साथ आ गए। अनधिकार में अन संस्कृत का क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, संधि भी हो रही है, इस वजह से तत्समय। प्रभुत्व में आधा तय आया है, यहाँ पे प्यारे दोस्तों क्या है? इसमें भी आधा पे है, तत्सम कहलाया। भानुदय में संधि हो रही है, भानु और उदय, तत्सम कहलाएगा। संसर्ग में संधि हो रही है और अनुस्वार भी आया इसलिए तत्समय। या फिर आप कहोगे यहाँ पे ये वाला रे आया है इसलिए ये क्या कहलाएगा? तत्सम। तो ये जरूरी नहीं आप एक ही कंडीशन अप्लाई करो, इसके अलावा भी आप कंडीशन अप्लाई करके बता सकते हो कौन से शब्द तत्सम है और कौन से शब्द तद्भव। कितनी कंडीशन हो गई? 14। इसके बाद 15, जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो सकता हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो तत्सम कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो, क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। जैसे अग्नि का क्या होता है दोस्तों? आग। सूर्य का क्या होता है? सूरज। रात्रि का क्या होता है? रात। क्षेत्र का क्या होता है? खेत। कार्य का क्या होता है? काज। कपोत का क्या होता है? कबूतर। और मयूर का क्या होता है? मोर। ऐसे ही ऊंट का क्या होता है? ऊंट। एनीथिंग। तो यानी कि अगर आपको किसी का तत्सम नहीं पता, उसका तद्भव पता है, आप उससे भी पहचान सकते हो। और ये जरूरी नहीं दुनिया में जितने तत्सम है उनका सबका कोई ना कोई तद्भव होगा। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा तत्सम था, कैसे पहचानेंगे? इससे पहचानेंगे, इससे पहचानेंगे। प्राचीन शब्द है, ऊंट का प्रयोग करते ही नहीं हम ज्यादा, लेकिन ऊंट का प्रयोग रोज करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सरल है, सुगम है, आसान है, ये तद्भव है, ये थोड़ा कठिन है इसलिए तत्सम है। ये प्राचीन शब्द है, ये आधुनिक नया शब्द है, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाला, इसीलिए ये पहले वाले सारे तत्सम कहलाए और ये सरल सुगम आसान क्या कहलाए? हमारे तद्भव कहलाए। तो दोस्तों यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक कंडीशन हमारी ये भी होती है कि जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो उनके आधार पे भी पहचाना जा सकता है कि ये जो ऊंट आया ये इस ऊंट से आया। ये नहीं होता ऊंट तो आज हमारे पास ऊंट भी नहीं होता, ये सूर्य नहीं होता तो ये सूरज भी नहीं होता, ये कपोत नहीं होता तो आज ये कबूतर भी नहीं होता। अर्थात अगर ये सारे शब्द नहीं होते तो आज हमारे पास ये तद्भव के रूप भी नहीं होते। जितने भी तद्भव आए वो किसी न किसी तत्सम से आए। ये तो श्योर है 100% कि प्रत्येक तद्भव हिंदी वाले शब्द का कोई ना कोई तत्सम संस्कृत का रूप जरूर होता है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि जितने भी तत्सम है उनमें से हर किसी का प्यार दोस्तों आपने तद्भव बना लिया हो। ऐसे बहुत सारे तत्सम है जिनका अब तक कोई तद्भव नहीं बना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो सकता है तो उसके आधार पे भी हम तत्सम शब्दों की पहचान कर लेते हैं। 6 कंडीशन,
सिक्स कंडीशन क्या है? हिंदू धर्म संस्कृति, हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार, संस्कार के परिचायक शब्द, हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार के परिचायक शब्द, अर्थात जिन शब्दों से हमें हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार का परिचय मिल रहा हो, ज्ञान मिल रहा हो, वे तत्सम होते हैं। हिंदू धर्म में आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, हम वेदों को, इसके बाद स्मृति ग्रंथों को, रामायण, महाभारत, इसके बाद पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब में जो व्यवस्था बताई गई हिंदू धर्म की, तो वो व्यवस्था क्या बताई गई? इन्होंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 है। क्या है? वर्ण व्यवस्था कितनी बताई? 4। कौन कौन सी? एक बताई ब्राह्मण, दूसरी प्यारे दोस्तों क्षत्रिय, तीसरी वैश्य, और चौथी क्या बताई? इनमें सब में चर्चा है इस चीज की, इसलिए सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। एक इन्होंने दूसरा क्या बताया? आश्रम व्यवस्था। क्या बताई? आश्रम व्यवस्था। बाकी किसी धर्म में चर्चा ही नहीं है इस चीज की। तो एक क्या है हमारा? ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम है। तीसरा संन्यास, और चौथा वानप्रस्थ आश्रम। क्लियर? ऐसे ही पुरुषार्थ हैं हमारे। क्या है? पुरुषार्थ कितने? 4। कौन कौन से? एक धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, और चौथा मोक्ष। ऐसे ही एक हमारे प्यारे दोस्तों संस्कार है। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार। क्या आता है? गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार माना जाता है। कर्ण भेदन, उपनयन संस्कार, कर्ण भेदन, उपनयन। इसके बाद अंत्येष्टि, लास्ट वाला अंत्येष्टि संस्कार। तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्यारे दोस्तों वर्ण व्यवस्था से, आश्रम व्यवस्था से, पुरुषार्थ से और संस्कार से और अपने तीज त्योहार से हमें हिंदू धर्म का ज्ञान होता है। अब दीपावली शब्द है, होली शब्द है, रक्षाबंधन शब्द है, तो ये क्या है? ये हमारे त्योहार है। ये सारे के सारे क्या है? हमारे ये त्योहार है। और इन त्योहार से हमें हमारे कल्चर का पता चलता है। अब यहाँ जो ये दीपावली शब्द है ये हिंदुओं का त्योहार है। अब ये होली का जो शब्द है ये हिंदुओं का त्योहार है। और प्यारे दोस्तों ये जो यहाँ रक्षाबंधन है ये हिंदुओं का त्योहार है। तो इन त्योहारों से हमें किसका पता चल रहा है? हिंदुओं के त्योहारों का। तो ये संस्कृति हमारी कल्चर है। संस्कृति में क्या है? हमारे तीज त्योहार है, खान पान, रहन सहन है। तो हमारे जो खान पान, रहन सहन, जीने का जो तरीका, दैनिक दिनचर्या है, उन सब से हमें हिंदू धर्म का ज्ञान होता है, हिंदू धर्म की मान्यताओं का परिचय मिलता है। तो जिन शब्दावलियों से, जिन शब्दों से
प्यारे दोस्तों, हिंदू धर्म का ज्ञान हो वे सारे के सारे तत्सम है, क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है, जो भी बताया गया, वो सारा का सारा हमें संस्कृत के ग्रंथों से प्राप्त होता है, संस्कृत से प्राप्त होता है। ऐसे अगर मैं प्यारे दोस्तों यहाँ बुरखा शब्द ले आऊं, सेवैया शब्द ले आऊं, कुर्ता पजामा शब्द ले आऊं, ये सब मुस्लिम धर्म को मानने का प्रतीक है। तो यानी कि हमें कुछ शब्दावली ऐसी होती है जो अरबी, फारसी, उर्दू के अंदर प्रयोग हुई और हमने वो प्रयोग की, चाहे हज है, रोजा है, नमाज है, जकात है, उससे भी तो हमें धर्म का पता चल रहा है, वो इस्लाम धर्म को कह रहा है, तो इसलिए वे उर्दू के शब्द हुए। और यहाँ ये प्यारे दोस्तों जो दीपावली है, होली का है, रक्षाबंधन है, ये कौन सा कहलाएगा? एक तो आपको ये ध्यान रखना, त्योहार पे मात्रा एक ही आती है, दो नहीं आती है। आप ये वर्तनी बहुत गड़बड़ करते हो, यहाँ दो मात्रा दोगे, जबकि इस पे क्या आती है? एक ही मात्रा आती है, तभी ये शुद्ध वर्तनी होगी। ये ध्यान रखना है आपको। कितनी मात्रा आएगी? एक। संस्कार में यहाँ पे प्यारे दोस्तों ये अनुस्वार भी रहेगा और स भी रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती यहाँ संन्यास में करते हो आप, यहाँ न लिख दिया, यहाँ ऊपर अनुस्वार लगाओगे नहीं, अनुस्वार भी आएगा और न भी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, तभी ये वर्तनी सही होगी। तो वेद हमें हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं, स्मृति ग्रंथ है, मनुस्मृति हिंदू धर्म के बारे में बताती है, रामायण महाभारत हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं, पुराण ब्राह्मण ग्रंथ ये सब हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं। और इन सब में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ और संस्कार और तीज त्योहार के बारे में भी बताया गया। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी शब्द लूं, जितने भी लिखे इनमें कोई शब्द ऐसा नहीं है जो विदेशी हो या देशी हो या तद्भव हो। टोटल वहां से लेके, हिंदू शब्द से लेके यहाँ तक मैंने जितने शब्द लिखे सारे के सारे तत्सम शब्द है, संस्कृत के शब्द है। कैसे पहचानोगे प्यारे दोस्तों आप कि ये तत्सम शब्द है? देखो ध्यान से, यहाँ हिंदू में क्या आया है प्यारे दोस्तों? यहाँ ठीक है, हिंद शब्द अलग है, हिंदू शब्द न। यहाँ क्या है? यहाँ अनुस्वार, यहाँ आधा से आधा के, यहाँ अनुस्वार आधा से, ठीक है। इसके बाद ये के हिंदी का शब्द हुआ, ये भी कारक चिन्ह है, शब्द नहीं है, परसर्ग है। परिचायक, परि संस्कृत का, शब्द संस्कृत का। यहाँ वेद, विद से बना है, विद मतलब जानना, विद का मतलब क्या है? जानना, क्रिया है संस्कृत की, विद का अर्थ जानना होता है। यहाँ पे इसमें भी आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन, इसमें लास्ट में क्या है? न, तत्सम शब्द है। महाभारत तत्सम शब्द है। पुराण में लास्ट में क्या है? न। ब्राह्मण में यहाँ क्या है? बे, आधा है, न, तत्सम शब्द है। यहाँ क्या है? आधा है, तत्सम है। ऐसे यहाँ आप ब्राह्मण को पहचानोगे, इसमें क्या है? अंत में न आया, तत्सम शब्द है। फिर आप ये कहोगे ब्राह्मण हिंदू धर्म का ज्ञान हो रहा है, तो भी तत्सम है। यहाँ पे इसमें आधा है, इसमें आधा बे है। क्षत्रिय में दो संयुक्त व्यंजन आ रहे, आधा है, आधा के, आधा तय भी है। वैश्य में यहाँ आधा है, शूद्र में यहाँ आधा तय, तो इसीलिए क्या कहलाएंगे? ये तत्सम कहलाएंगे। ऐसे ही प्यारे दोस्तों यहाँ आश्रम जो शब्द है संयुक्त व्यंजन है। व्यवस्था में दो दो क्या है? आधे हैं। यहाँ बे आधा है आधा है, यहाँ रे आ गया। आश्रम में संयुक्त है। गृहस्थ में गे आधा है, थे आधा है। संन्यास में अनुस्वार और न आया है। वानप्रस्थ में पे आधा है और से आधा है, तत्सम कहलाए। धर्म तत्सम हुआ, अर्थ तत्सम हुआ, ठीक है। धर्म अर्थ काम तत्सम हुआ, कार्य और काम दोनों तत्सम है। काज तद्भव होता है। मोक्ष में संयुक्त व्यंजन आया है, तत्सम है। गर्भाधान में यहाँ आधा रे आया है। उपनयन में उप संस्कृत का उपसर्ग है, जिसका अर्थ फिर दोस्तों समीप या निकट होता है। अंत्येष्टि में आधा ने, यहाँ पे आधा से। संस्कार में अनुस्वार और से आया है। यहाँ दीपावली में संधि हो रही है, ठीक है, तो इसलिए संधि वाले सब तत्सम है। होली का हिंदू का त्योहार है। रक्षाबंधन में संयुक्त व्यंजन आया है, आधा नहीं आया, इसलिए ये भी तत्सम कहलाएगा। और दूसरा ये कहलाएगा ये हिंदू धर्म का त्योहार है। और हिंदू धर्म की संस्कृति और संस्कार के जो परिचायक है, जिनसे हमें हिंदू धर्म के बारे में पता चलता है, संस्कारों का पता चलता है, संस्कृति का पता चलता है, तो वो सब क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? वे हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। क्योंकि हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार, उसके बारे में जो लिखा गया, कहा गया, वो सब संस्कृत में कहा गया। तो ये कितनी कंडीशन हुई आपकी? ये 16 कंडीशन हुई, जिसके आधार पे आप तत्सम और तद्भव पहचान सकते हो। इसके बाद एक लास्ट 17वीं कंडीशन क्या है हमारी? संस्कृत के कवि, संस्कृत के लेखक, संस्कृत के लेखक कवियों के द्वारा लिखे
लिखे गए ग्रंथों में प्रचलित शब्द वो क्या कहलाते हैं। अब मान के चलो प्यारे दोस्तों, सबको पता है आप में से कालिदास संस्कृत के कवि हुए। अब कालिदास ने जो भी लिखा वो तत्सम शब्द का प्रयोग करेगा। भारवी संस्कृत के कवि हुए, दंडी संस्कृत के कवि हुए, तो वो सब क्या है प्यारे दोस्तों, बाण भट्ट संस्कृत के कवि हुए। तो ये किस में लिखेंगे, इनकी जो रचनाएं हैं वो सारी की सारी संस्कृत में लिखी गई है। और जब सारी की सारी संस्कृत में लिखी है प्यारे दोस्तों, तो उसमें वो तत्सम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, हिंदी के कवि हिंदी के शब्दों का प्रयोग ज्यादा करेंगे, उर्दू वाले गजल में प्रयोग करते हैं अपने उर्दू अरबी फारसी का प्रयोग, और कोई अंग्रेजी का कोई राइटर है तो वो अपने अंग्रेजी भाषा के शब्द प्रयोग करेगा, पंजाबी वाला पंजाबी में करेगा, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्री का करेगा, गुजराती वाला गुजराती के करेगा, और बंगाली अपने बंगाली शब्दों का प्रयोग करेगा। इसलिए संस्कृत के जो लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, उनके द्वारा जो भी ग्रंथ लिखे गए, उनमें जो रचनाएं लिखी गई, जो किताबें लिखी गई, तो वे सब, इनके अलावा भी बहुत सारे कवि हैं। मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि आप पहचान कैसे सकते हो। तो कालिदास है, भारवी है, दंडी है, बाणभट्ट है, इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम शब्दों अर्थात संस्कृत का ही प्रयोग किया है। इसलिए वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, तत्सम शब्द कहलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है तो आप एक बार यस कीजिए, ओके कीजिए। यहाँ तक अगर ये चीजें समझ में आ गई है, एक बार यस कीजिए, ओके कीजिए। 18वीं कंडीशन, प्राचीन शब्द जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में हम बहुत कम करते हैं, जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में हम बहुत कम करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द आ गया घर्त, और एक आ गया प्यारे दोस्तों घी। क्या आ गया, घी। एक शब्द आ गया हरिद्रा, एक आ गया यहाँ हल्दी। क्लियर। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ ये जो शब्द है, घर्त किसे कह रहे हैं हम, घी को, हरिद्रा किसे कह रहे हैं, यहाँ हल्दी को। तो आप हल्दी का तो रोज प्रयोग कर रहे हो, घी का रोज प्रयोग कर रहे हो, लेकिन घर्त एक बार भी नहीं बोले मुझे घी चाहिए, घर्त चाहिए कभी नहीं बोला आपने। यहाँ हरिद्रा आप कभी प्रयोग करते ही नहीं हल्दी के लिए। तो इसलिए वे जो प्राचीन शब्द है, कौन से, जिनका हम पहले प्रयोग किया करते थे, तो ये जो प्राचीन शब्द है प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे शब्द प्रयोग कर लिया कृष्ण, लेकिन आप इसके स्थान पे सांवला प्रयोग तो रोज प्रयोग करते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों ब्लैक के लिए आप कृष्ण का प्रयोग करते ही नहीं। मैंने यहाँ पे प्रयोग किया श्वेत, आप यहाँ से सफेद का प्रयोग तो रोज करते हो, लेकिन प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप श्वेत का प्रयोग करते ही नहीं। यहाँ मैंने शब्द प्रयोग किया पीत, लेकिन आप पीले का प्रयोग रोज करते हो और आप पीत का प्रयोग करते नहीं हो। तो ये जो पीत है, श्वेत है, कृष्ण है, हरिद्रा है, घरत है, ये सब क्या है, प्राचीन शब्द। तो इन प्राचीन शब्दों का प्रयोग आप रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं कर रहे हो, बल्कि किसका प्रयोग करते हो, घी का, हल्दी का, कृष्ण की जगह सांवले का, श्वेत की जगह सफेद का, पीत की जगह प्यारे दोस्तों पीले का। तो ये हमारे सरल है, सुगम शब्द है, ये थोड़ा टेढ़े शब्द है, कठिन है। तो यहाँ इनका प्रयोग बहुत कम करते हैं, इनका प्रयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में, महीने में इनको आप 10 बार प्रयोग कर लेते हो, इनका एक बार भी नंबर नहीं आता है, आता है तो 1 या 2 बार ही आता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि वे प्राचीन शब्द जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में हम बहुत कम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो ये आपके क्या थे, ये आपके तत्सम थे, और ये क्या है, आपके तद्भव है। क्लियर।
तो तत्सम शब्द की सारी कंडीशन आपके सामने आ गई। इन्हीं कंडीशन को अप्लाई करके आप अपने तत्सम शब्द पहचान सकते हो। हर एग्जाम में प्यारे दोस्तों आपसे तत्सम शब्द पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब तद्भव शब्दों की पहचान। दूसरा हमारा क्या है, तद्भव शब्द। तद्भव क्या होते हैं इसके बारे में मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में पहले मैं बता चुका हूं। तद्भव शब्दों की पहचान। कैसे पहचानेंगे तद्भव शब्द को? तद्भव शब्द किसके होते हैं? हिंदी के शब्द होते हैं। हिंदी के शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द, जो तत्सम से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए? तत्सम से जो उत्पन्न हुए। अर्धचंद बिंदु वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव। अर्धचंद क्या होता है? ये हमारा अर्धचंद बिंदु है जी। जहां भी ये लगे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाएंगे। कैसे? जैसे आंख, दांत, गांव, मुंह, चांद, अंधेरा। ये सारे के सारे क्या हैं? ये हिंदी के शब्द है, तद्भव शब्द है। दुनिया के जितने भी शब्दों पर अर्धचंद बिंदु लगाए, अर्धचंद के साथ बिंदु होना चाहिए। केवल अर्धचंद है तो वो अंग्रेजी का शब्द हो जाएगा। जैसे हाफ पे लगता है, कॉलेज ऑफिस पे लगता है। अगर ये केवल अर्धचंद है तो वो अंग्रेजी का है, वो विदेशी शब्द है। लेकिन अर्धचंद बिंदु है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तद्भव, हिंदी का शब्द कहलाएगा। यही आपको ध्यान रखना है। अर्धचंद बिंदु आया है, अर्धचंद बिंदु है, अर्धचंद बिंदु है, अर्धचंद बिंदु है, अर्धचंद बिंदु है, और ये भी अर्धचंद बिंदु है। जिस प्रकार का प्यारे दोस्तों हम विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में करते हैं, ऐसे ही कुछ चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग केवल और केवल तद्भव में किया जाता है, हिंदी में किया जाता है। तो अर्धचंद बिंदु वाले जितने भी शब्द हुए वो क्या कहलाए? ये तद्भव कहलाए। पहली कंडीशन आपकी कंप्लीट हुई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है उतक सीपित व्यंजन वाले शब्द। उतक सीपित व्यंजन वाले शब्द। उतक सीपित व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 व्यंजन। और वे 2 व्यंजन कौन से होते हैं? एक तो ये वाला डे और एक ये वाला डे। इनका प्रयोग जब भी होता है तो किसी भी शब्द के या तो बीच में होता है या अंत में होता है। शुरू में हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां शब्द आ गया हमारा सड़क, यहां शब्द आ गया लड़का, यहां शब्द आ गया डंडा, यहां शब्द आ गया मेंढक, यहां शब्द आ गया पढ़ना, यहां शब्द आ गया गढ़, और यहां शब्द आ गया चढ़। आप इस बिंदी का प्रयोग केवल और केवल प्यारे दोस्तों कहाँ करोगे? किसी भी शब्द के अंत में। यहाँ दोनों अंत में आए हैं, यहाँ ये बीच में आया है, यहाँ किस में आया है? ये बीच में आया है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी बीच में आया है, यहाँ भी बीच में आया है, यहाँ लास्ट में आया। ये शुरू में आ गया, देखो यहाँ प्रयोग किया ही नहीं है, यहाँ बीच में आया इसलिए। तो इन 2 व्यंजनों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उतक्षेपित व्यंजन कहते हैं। तक्षेपित का मतलब होता है फेंकना, जो झटके के साथ उच्चारण। सड़क, से डे के में सबसे ज्यादा जोर जो दे रहे हैं हम डे पे दे रहे हैं, झटके के साथ इनका उच्चारण किया जाता है। क्लियर? उतक्षेपित मतलब उछलना होता है, फेंकना होता है। तो जब ये प्यारे दोस्तों डे और डे इस बिंदी के साथ होते हैं तभी हम इन 2 व्यंजनों को उतक्षेपित व्यंजन कहते हैं।
और इनका प्रयोग कहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे शब्द गलत प्रयोग करते हो, जैसे ढक्कन शब्द है, यहाँ इस ढक्कन में क्या होता है, यहाँ लगा होता है, ये गलत वर्तनी है। इसके बाद ढेर शब्द होता है, ढेर, ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ ढेर में लगा देते हो आप। डेयरी शब्द होता है, डेयरी में भी प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे प्रयोग करते हो। ये तीनों के तीनों ही शब्द गलत है, क्योंकि आप किसी भी शब्द में स्टार्टिंग में डे और डे के साथ में ये बिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते, इनको उत्क्षेपित व्यंजन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, ये नियम है, रूल है। अब आपके साथ समस्या क्या है, सर जी हमने तो ये पढ़ा है, किताबों में लिखा है, तो किताब भगवान ने तो लिखी नहीं, ना ब्रह्मा आया था आपके लिए किताब लिखनी, ना विष्णु महेश आए थे, तो उनको कोई ये पता था कि हाँ आप तैयारी करोगे, ठीक है, और उनको ये पता था कि इनको कोई धरती पे समझा नहीं सकता, ये अपने खुद की समझ बना के ही भर्ती हो सकते हैं। तो इसलिए कभी ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने आपके लिए किताब लिखने का काम ही नहीं किया। किताब लिखने का काम तो वो आपके और हमारे जैसे इंसानों ने किया, और जिन्होंने किताब लिखते समय हर किताब में 250 से 450 गलतियां रखी। अब वो गलती केवल जो एक्सपर्ट होता है उसको पता होता है, बाकी जो बच्चे होते हैं, बच्चे स्टूडेंट, उनको पता ही नहीं होता। वो तो ये मानते हैं कि जो किताब में लिखा है वो सरासर सही है, क्योंकि फली किताब में लिखा था, और किताब में जो लिखा जाता है वो सारा का सारा सही होता है। जबकि किताब वाला पहले ही पेज पे खुद लिख देता है, किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि किताब वाले को पता है कि गलतियां होना स्वाभाविक होता है, लेकिन बहुत ज्यादा गलतियां होना अस्वाभाविक भी होता है। तो आप उस अस्वाभाविक वाली किताबें पढ़ के ही अपनी तैयारी कर रहे हो, और यही कारण है कि जब आपको कोई नई चीज बताई जाती है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसका प्रयोग यहाँ बीच में होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ क्या है, अर्चन बिंदु वाले क्या होते हैं, तद्भव होते हैं हिंदी के शब्द, तो आप यकीन ही नहीं करते, क्योंकि आप तो उसका यकीन करते हैं जिसने किताब के पहले पेज पे लिखा हुआ है किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। अगर इन किताबों से भर्ती होते तो आपका नंबर बाद में आता, लाइब्रेरी वाले पहले भर्ती हो जाती, ठीक है, लाइब्रेरी वाले पहले भर्ती हो, क्योंकि लाइब्रेरी में सारी किताबें होती हैं। अगर प्यारे दोस्तों किताबों से भर्तियां होते हैं तो सबसे पहले किताब लिखने वालों के घर में सबकी नौकरी होती, कोई बेरोजगार नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे क्या कहलाए, उत्क्षेपित व्यंजन वाले शब्द हमारे हिंदी के शब्द कहलाए, तद्भव शब्द कहलाए। तो एक पहचान तो क्या थी, अर्धचंद बिंदु की थी, दूसरी पहचान क्या थी, उत्क्षेपित व्यंजन। तो जब भी किसी शब्द में ये बीच में या लास्ट में मिले, जब भी किसी शब्द में ये बीच में लास्ट में मिले, तो आपको ध्यान रखना है वो हिंदी का शब्द होगा। किसका शब्द होगा, हिंदी का। दो कंडीशन। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, द्वित व्यंजन वाले शब्द, द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। द्वित व्यंजन का मतलब क्या होता है, द्विगुणी व्यंजन होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, द्विगुणी व्यंजन। द्वित व्यंजन मतलब द्विगुणी व्यंजन। व्यंजन के दो रूप होते हैं, एक व्यंजन आधा होता है और एक पूरा होता है। आधे व्यंजन को हम स्वर रहित व्यंजन कहते हैं, पूरे व्यंजन को स्वर सहित व्यंजन कहते हैं। तो जब व्यंजन अपने दोनों रूप में आ जाए तो प्यारे दोस्तों वो तद्भव शब्द बनाता है। क्या बनाता है, वो तद्भव शब्द बनाता है। जैसे बच्चा, डिब्बा, पप्पू, बच्चन, दिल्ली, छप्पन, इन सब में क्या है, एनीथिंग। और भी बहुत सारे शब्द है, जरूरी नहीं जो मैंने यहाँ बताए केवल वे ही होंगे, और भी बहुत सारे शब्द होंगे। अब इसमें यहाँ क्या है, पहले आधा चे आया फिर पूरा आया, पहले आधा बे फिर पूरा, पहले आधा पे फिर पूरा, पहले आधा चे फिर पूरा, पहले आधा ले फिर पूरा, पहले आधा पे और फिर पूरा। तो जहां भी द्वित व्यंजन का हम प्रयोग करेंगे, द्वित व्यंजन का मतलब व्यंजन के दो रूप। कौन कौन से रूप होते हैं व्यंजन के दो, एक होता है स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधा व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं, आधा व्यंजन बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, शुद्ध व्यंजन बोला जाता है। इसी को क्या बोलेंगे हम, शुद्ध व्यंजन।
और एक दूसरा होता है स्वर सहित। वो क्या होता है? स्वर सहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन, इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पूर्ण व्यंजन। क्योंकि व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है? उसमें कोई ना कोई स्वर होता है। तो जब पहले आधा आ जाए स्वर रहित और उसके बाद में वही व्यंजन सेम स्वर सहित आए, जैसे यहाँ पहले क्या आया है? यहाँ पहले आधा च आया है और उसके बाद में पूरा च। यहाँ पहले आधा ब फिर पूरा ब, पहले आधा प फिर पूरा, पहले आधा फिर पूरा, पहले आधा फिर पूरा, पहले आधा फिर पूरा। तो इसी वजह से क्या कहलाए? द्वित व्यंजन कहलाए। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है इसमें नोट करके, अगर वो व्यंजन द्वित बना है और वो किसी वर्ण के स्थान पे आया है तो प्यारे दोस्तों वो कभी भी फिर तद्भव शब्द नहीं होता। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उल्लास शब्द हमने लिया, तो ये जो उल्लास बना है ना प्यारे दोस्तों, ये उल और लास, इससे पहले यहाँ क्या था? ये उत और लास था। यहाँ जो ये ले आया है ये तय के स्थान पे आया है, इसलिए कभी भी ये प्यारे दोस्तों द्वित व्यंजन में नहीं आएगा। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, एक शब्द है सतचरित। तो ये जो सतचरित बना है ये सच और चरित से मिलके बना है, लेकिन इससे पहले क्या था? ये सत और चरित था। यहाँ भी ये तय के स्थान पे चे आया है। यहाँ भाई सही संधि विच्छेद तो ये है, सत मतलब श्रेष्ठ, जिसका श्रेष्ठ चरित है, अच्छा चरित है। तो यहाँ इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ इस उल का कोई अर्थ नहीं है, ये संस्कृत का उपसर्ग है। तो रूल है, नियम है, यदि तय के बाद ले आए तो इस वाले तय का परिवर्तन लय में हो जाता है। तो ये तो परिवर्तन होके आया है। ये क्या? ये परिवर्तन होके आया। यहाँ पर ये जो है प्यारे दोस्तों तय के स्थान पे चे आया, लेकिन ये किसी के स्थान पे नहीं आया, ये तो अपने स्थान पे हैं। और जब ये अपने स्थान पे हैं तो ये द्वित व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाए? इनमें भी द्वित व्यंजन है, ये रहा यहाँ, लेकिन ये तत्सम है। इसमें भी द्वित व्यंजन है लेकिन ये तत्सम है। क्यों? क्योंकि इसमें तय के स्थान पे ले आया है, ये अपने स्थान पे है, ये किसी दूसरे का वर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब वर्णों का परिवर्तन नहीं हुआ, अपने ही स्थान पे मूल शब्द ही हमारे ये हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे के सारे हमारे तद्भव शब्द हिंदी के शब्द होंगे। और जब इस तरीके से आएंगे तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया उच्चारण शब्द बताइए क्या है तत्सम और तद्भव। आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे द्वित व्यंजन, और द्वित व्यंजन है तो तद्भव लगा के आएंगे। ये ध्यान ही नहीं रखेंगे कि यहाँ पे चीजें परिवर्तित हुई है। यहाँ ये उच्च और चारण ये इससे नहीं बना है, ये दोस्तों बना है उत और चारण से मिलके बना है। ये किससे बना है? यहाँ इस वाले तय के स्थान पर ही ये चय हुआ है, और जब तय के स्थान पे चय हुआ है तो तत्सम कहलाएगा। उत उपसर्ग आया है संस्कृत का, तत्सम कहलाया। अंत में नय आया है, तत्सम कहलाया। संयुक्त व्यंजन आया है, तत्सम कहलाया। संयुक्त व्यंजन है, तत्सम है। आधा है, तत्सम है। यहाँ सत उपसर्ग लगा है, तत्सम है। यहाँ पे प्यारे दोस्तों इसमें उत उपसर्ग है, तत्सम है। प्राचीन शब्द है जो अत्यधिक खुशी के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए तत्सम है। ये यहाँ तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी यहाँ तत्सम है, लेकिन बाकी ये सारे के सारे क्या कहलाए? हमारे तद्भव शब्द कहलाए। क्या कहलाए? तद्भव। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, कि यहाँ पे आपको तत्सम और तद्भव को आपको इसी तरीके से समझना है। तत्सम और तद्भव को आपको इसी तरीके से समझना है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, कि हम करोड़ों शब्द हैं, उनको आप रट नहीं सकते। किसी किताब में 250-300 शब्द मैक्सिमम दिए होते हैं, ज्यादातर किताबों में तो केवल 150 ही शब्द दिए, 50 से लेके 150 शब्द। एक तरफ तत्सम लिख दिए, एक तरफ तद्भव। और किताबों से में जो दिए होते हैं ये जरूरी नहीं है कि वहां से क्वेश्चन आए, क्योंकि ये तत्सम तद्भव शब्दावली वाले क्वेश्चन आजकल किताबों से नहीं आते हैं। इसलिए लॉजिकली आपको समझना है। अगर आज की क्लास और इससे पहले जो तत्सम मैंने कराए थे आपको, इससे पहली क्लास, अगर यहाँ तक आप समझे हो, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर आपको हुई है, तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद अगर किसी का कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछिए। सर यूपी कांस्टेबल भी रणनीति बना दे, बिल्कुल बना देंगे। यूपी कांस्टेबल की बारी आ जाएगी अगले संडे को, ठीक है। अगले संडे यूपी कांस्टेबल पे रणनीति बना देंगे गौरव, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? धीरे धीरे चलना है, मेरे तरीके से चलोगे
तो हिंदी से जिंदगी भर के लिए हो जाओगे फ्री। और उसी तरीके से पढ़ते रहोगे जैसे पढ़ते रहे तो समस्या सामने रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। मैं एकदम डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा, मेरा पढ़ाया हुआ किताबों में आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या होगा, यही चलेंगे। तब पहले तद्भव कराएंगे कंप्लीट। तद्भव पूरे नहीं हुए, अभी तो आपकी 3 ही कंडीशन हुई, तो पहले तद्भव करेंगे, फिर उसके बाद में प्यारे दोस्तों देसी शब्द, फिर विदेशी संकर, और उसके साथ साथ फिर प्यारे दोस्तों ये रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द करेंगे। जी जी चलो, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक, म्यूर दोनों में नहीं है, म्यूर तो तत्सम शब्द है ना। हाँ, म्यूर तत्सम है, मोर तद्भव है। अरे म्यूर से मोर कैसे बना, यहाँ पे ये प्रयोग किया, ये म्यूर हम प्रयोग कर रहे थे, इस वाले ऊ का परिवर्तन ही तो औ में कर दिया। यहाँ पे इस वाले ऊ का परिवर्तन इस वाले ऊ का औ में क्यों हुआ परिवर्तन, क्योंकि जो ये ऊ होता है ये ए और ऊ को मिला के बनता है, तो इसी के स्थान पे ऊ के स्थान पे तो और आया है, तो म्यूर कहलाया तत्सम, मोर कहलाया तद्भव। ये पुराना शब्द है और ये क्या है हमारा तद्भव है, उससे निकलने वाला। चलो जी, वेरी गुड, मजा आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही पेशेंस रखो, सीक्वेंस में चीजें पढ़ो, जल्दबाजी में मत रहो, और जो पहले से आपको पता है किसी भी टॉपिक के बारे में उसको अपने घर पे साइड में कमरे में अलमारी में बंद करके आया करो, खाली दिमाग से आया करो। जो पहले से आपको पता है वो आपको सीखने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो जो चीज है वो किसी सीक्वेंस में नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसमें आपने रट्टा मारा है। आप में से 2-4 बच्चों को हमेशा चुल रहेगी। चुल का मतलब ये है कि ब्रेन की खुजली होती है, जिसका इलाज ना आपके पास है ना मेरे पास है। उसका इलाज समय है, समय के साथ या तो आप मेरी बात को अभी समझ लो या फिर समय आपको अपने आप समझा देगा। अब आप में से एक क्या कर रहा है, यहाँ बच्चा शब्द है, उसमें भी संधि कर दिया, बच्चे में भी। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, तो ये विद्वान बनेंगे, ये भर्ती नहीं हो पाएंगे। वो कर रहा है सर बत और चा, अरे संधि में तो दोनों का अर्थ है, यहाँ दोनों में से कोई से का अर्थ होता ही नहीं है, तो कैसे संधि कर दोगे आप? दुनिया के सारे शब्दों में संधि थोड़ा ही है, कई करोड़ शब्द ऐसे हैं जिनमें संधि है ही नहीं, कोई संधि नहीं है। तो इसीलिए दिमाग केवल इतना लगाओ जितना भर्ती होने के लिए आवश्यकता है। फालतू दिमाग लगाओगे तो विद्वान लेखक साहित्यकार बनोगे। ठीक है, भर्तियां हाथ से निकल जाएगी। भर्ती होने के लिए पढ़ना और सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए पढ़ना दोनों अलग अलग चीज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अरे वो मैंने क्या बोला अभी बताओ, इसको कौन समझे? म्यूर तद्भव दिया है, कैसे हो जाए म्यूर तद्भव? म्यूर तत्सम शब्द मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, जिन किताबों से पढ़ते हो वो किताबें प्यारे दोस्तों उसके पहले पेज को एक बार जरूर पढ़ लेना। उसके पहले पेज पे लिखा होगा किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक विक्रेता लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। और हिंदी की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें 350 गलतियां ना हो। 350, आप तो अभी एक ही गलती मेरे सामने लेके आए, 350 गलती, लेकिन वो वही बता पाएगा जो उसका एक्सपर्ट है। आपके लिए तो वो ब्रह्मा ने लिखी है, परमात्मा आया था धरती पे, उनको पता था कि आप भर्ती होना चाहते हैं, आपके घर में नौकरी की आवश्यकता है, तो वो आपके लिए किताब लिख के गया था। ठीक है, अरे वे इंसानों ने लिखी यार, वो भी टाइपिंग किसने की है? एक ऐसे 10वीं 12वीं पास लड़के ने जिसको हिंदी के बारे में कुछ नहीं पता, न उसको मात्राओं का ज्ञान है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में क्या अंतर, ऐसे आदमी ने टाइपिंग की। तो कुछ टाइपिंग के अंदर गलती आई, कुछ प्रिंटिंग के दौरान आई, कुछ टीचर ने खुद की लिखते समय, तो वो गलतियों का पुतला हो जाता है किताब एक तरह से। इसलिए जब यहाँ पढ़ा रहे हैं तो किताब की कोई औकात नहीं बच जाती, किसी भी किताब की। ठीक है, ये ढंग से समझो चीजों को। किताबों से पढ़ना है तो फिर आपने बैच क्यों खरीदा? किताबों से सारी चीज समझ में आ जाया करती, या किताबों से पेपर आ जाया करता, तो फिर ये कोचिंग सेंटर या टीचर पैदा ना होते। ठीक है, तो इसीलिए पहले पढ़ने के तौर तरीके से वाकिफ हो। यहाँ कमेंट करना आसान है, लेकिन वो कई बार आपके IQ लेवल को, आपकी मानसिकता को प्रदर्शित कर देता है। और मुझे केवल ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो थोड़ा सा पेशेंस रख के, भरोसा करके, ढंग से पढ़ के हिंदी से फ्री होना चाहते हैं। पढ़ाता तो मैं आज से पढ़ा रहा हूँ, मैं 3 साल हो गए मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हुए। हर बैच में 3,500-4 हजार एडमिशन होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? वो इसीलिए तो होता है कि सारे पढ़ गए तो आए दाएं बाएं, उसको यहाँ नया मिल रहा है, वो किसी ने बताया उसको कि वहां पढ़ लो, वो एकदम अलग चीजें हैं। तो तभी तो इसीलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सर जी मुझे संधि पढ़ा दो, सर जी मुझे अलंकार पढ़ा दो। तो यहाँ प्यारे दोस्तों टीचर अपने हिसाब से चलता है, आपका जो एग्जाम है उसको ध्यान में रख के चलता है, आपका जो सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए गए उन सब को कवर करके चलता है। और टीचर का काम यह है कि जो एक बार आपने टाइम दिया है दोबारा से उस चीज को आप दोबारा टाइम ना दे पाओ, बिना रिवीजन के आप पेपर देने चले जाओ और वहां जो भी क्वेश्चन आए वो सारे पढ़ाए हुए आए,
यही टीचर का काम होता है और मैं उसी तरीके से चलूंगा। इसलिए बार बार कमेंट करना, सर मुझे संधि पढ़नी है, सर मुझे अलंकार पढ़ने हैं, सर जी समास पहले करा दो, तो इसमें क्या खुजली हो गई आपको जो तत्सम तद्भव चला रहे हैं। तो यही तो दिक्कत है। आपको कहते हैं ना आपके पूर्वज बंदर थे, तो आपके सबके पूर्वज बंदर नहीं थे, कुछ के बंदर थे, क्योंकि जो बंदर जैसी हरकत कर रहे, कभी यहाँ फुदक रहा है कभी वहां फुदक रहा है, उनके पूर्वज जरूर बंदर रहे होंगे, लेकिन सबके पूर्वज बंदर नहीं थे। मेरे तो बिल्कुल भी नहीं थे, मेरे पूर्वज तो मेरे जैसे थे। तो इसीलिए आपके अंदर जो प्रवृत्ति आई ना इस तरह की, इसीलिए फॉरेन कंट्री के जितने साइकोलॉजिस्ट हुए, भाषा वैज्ञानिक हुए, इतिहासकार हुए, उन्होंने भारतीयों की अलग तरह से व्याख्या की, क्योंकि भारतीयों को समझाना और उनको सिखाना एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि वो अपने आप में भरा हुआ होता है और भरी हुई किसी चीज में अलग से कुछ डाला नहीं जा सकता। अपने आप को खाली रखो, मेरे पास डालने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए मेमोरी का एक फोल्डर मेरे लिए आप खाली छोड़ो, जिसमें हिंदी को सही ढंग से सीक्वेंस में लाके मैं आप तक पहुंचाऊं, और फिर जो पेपर में आए वहां से आप अच्छी तरह उनको करके आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। कल मिलते हैं तद्भव और देसी शब्दों के साथ।